राधे राधे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एमपी की फेमस हींग वाली कचौरियाँ। इसके मसाले का जो टेस्ट है ना, इतना ज़्यादा अल्टीमेट है, तीखा चटपटा। और हींग का जो एक किक आता है ना, वो तो इतना ज़बरदस्त लगता है खाने में कि क्या ही बताओ। और अगर आपकी कचौरियाँ अच्छे से फूलती नहीं है या तेल में जाके फट जाती है ना, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ बताते जाऊँगे। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में हाफ केजी मैदा लिया है। ये जो आधा किलो मैदा है, इसमें मैं घी का मोहन डाल रही हूँ। और मैंने टोटल इसमें 25 चम्मच, जो नॉर्मल जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है ना, उससे 25 चम्मच घी डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तेल डाल रहे हैं तो 1/4 कप तेल इसमें डाल लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा घी या तेल इसमें मोहन के लिए नहीं डालेंगे तो जो कचौरियों का जो आउटर लेयर है ना, वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा। जो कचौरी का जो कवर है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो कचौरी को क्रिस्पी बनाने के लिए ज़्यादा तेल डालना ज़रूरी है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब हम पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पहले ही। अगर अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो क्या है ना, जब हम आटा लगाएंगे तो इस आटे को हमको ज़्यादा गूंथना नहीं है। मतलब आपको ज़्यादा डिशुम डिशुम नहीं करना है। पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर हल्के हाथ से आपको इसको सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है। अब यहाँ पर मैंने आटा गूंथने का प्रोसेस जो है नहीं बताया है, क्योंकि आटा गूंथना ऑलरेडी सबको आता है। और अगर मैं पूरा वीडियो बताती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप घी यूज़ कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो, ठंडे घी का यूज़ नहीं करिएगा। और आटा एकदम सॉफ्ट लगाइएगा, हार्ड आटा नहीं लगाना है। एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है, नहीं तो जब हम कचौरी हाथ से बनाएंगे ना, तो जब इसको हमको हाथ से ही फैलाना है तो वो अच्छे से फैलेगी नहीं फिर। तो चलिए, अब हमारा आटा रेडी हो गया है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, कम से कम आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए, जिससे जो आटा है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए, जब तक हमारा आटा रेस्ट करेगा तब तक हम कचौरी की जो तैयारी है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए पहले भिगा कर रखा था। धो लिया था मैंने इसको, फिर 2 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। अब ये फूल गई है, तब इसका हम पानी निकाल देते हैं और मिक्सी में इसको हम दरदरा पीस लेंगे। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जो मूंग की दाल है वो छिलके वाली नहीं होनी चाहिए, बिना छिलके की दाल का यूज़ करिएगा। अब यहाँ पर मूंग की दाल को मैंने पीस लिया है और दरदरा पीसा है। फाइन पेस्ट नहीं करना है, एकदम दरदरा पीसना है। पाउडर हो जाएगा ना, तो फिर जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो बेसन की तरह लगेगा। मूंग की दाल की कचौरियाँ हैं तो बाइट में मूंग की दाल आना भी ज़रूरी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि मूंग की दाल की कचौरियाँ हैं। थोड़ी थोड़ी जब बाइट में मूंग की दाल आती है ना, तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से पीसा है। आपको दिख रहा होगा कि मूंग की दाल भी इसमें दिख रही है, दाने दाने उसके दिख रहे हैं। इस तरीके से पीस लेने से क्या होता है ना, जो दाल है मसाले में जल्दी कुक हो जाती है। तो चलिए, अब हम इसमें बेसन भी ऐड करेंगे इसको बाइंडिंग देने के लिए, तो उसको भूनना ज़रूरी है, कच्चा बेसन तो नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, जिसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी कटोरी वगैरह से मेजर कर रहे हैं ना, तो जिस कटोरी से आपने मूंग की दाल ली है 1 कटोरी, उसी कटोरी से आप आधी कटोरी बेसन ले लीजिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है बेसन में, न नमक न तेल। इस तरीके से बस इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है और लो फ्लेम पर, एकदम स्लो फ्लेम पर आप इसको भून लीजिए। जब बेसन भून जाएगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, हल्का सा सुनहरा कलर आ जाता है और खुशबू भी आने लग जाती है। तो बस फटाक से इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए किसी थाली में या किसी बर्तन में, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपके बेसन में आपको लग रहा है ना कि लम्स बन गए हैं, तो उसको कटोरी से या ग्लास से हटा दीजिए, लम्स मत रहने दीजिएगा। तो चलिए, अब ये भी तैयार हो गया है। तब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तब मसाला बनाने के लिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है गर्म होने के लिए। अब जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें धनिया, जीरा और सौंफ 1-1 चम्मच तीनों लिया है, इनको मैंने दरदरा इमामदस्ते में कूट लिया है, वो डाल देंगे। इन तीनों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है, और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस 1-1 चम्मच ले लीजिए और इनको हल्का सा इमामदस्ते में कूट लीजिए। उसके बाद इसको तेल में थोड़ा सा हम भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भून रहे, बस हल्का सा इसको भून लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैंने 8 से 10 जो है हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च से ही मैं इसको तीखा करने वाली हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। लाल मिर्च का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। और 2 इंच यहाँ पर मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था और 8 से 10 ही मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी, उनको मैंने दरदरा मिक्सी में पीस लीजिए आप, या तो फिर इमामदस्ते में कूट लीजिए। ये डाल देते हैं और लो फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, नहीं तो जो अदरक का फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। देखिए, जो हमारा मसाला है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हम आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी हम भून लेंगे। तो हमारी जो हल्दी है वो भी भुन जाएगी, तो हम इसमें जो हमारा मूंग दाल का जो पेस्ट है, जो हमने मूंग दाल पीस कर रखी है ना दरदरी, वो डाल देंगे इसमें। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और आधी चम्मच हींग डालेंगे। हींग की क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि हींग की कचौरियाँ हैं तो हींग का फ्लेवर आना ज़रूरी है। अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो दाल है कच्ची हमने यूज़ की है, तो इसको भूनना ज़रूरी है, कुक करना ज़रूरी है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से मिलाते जाएंगे और ढक के हम इसको कुक कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में मिलाते जाइए और ढक के कुक करते जाइए, जब तक कि जो दाल है अच्छे से कुक नहीं हो जाती। अभी आपका जो दाल का टेक्स्चर है वो गीला गीला दिख रहा है, स्टिकी दिख रहा है, लेकिन जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी ना, तो
ड्राई हो जाएगी थोड़ी सी, और जो दाल अलग अलग, जो दरदरी हमने दाल पीसी थी ना, वो अलग अलग आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बस आप क्या करिए, ढकिए, इसको कुक करिए, फिर मिक्स करिए, फिर ढककर कुक करिए। इस प्रोसेस में आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा, क्योंकि दाल को कुक होने में भी टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद ये जो है ना अच्छे से ड्राई दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखिए जो दाल है हमारी अच्छे से रेडी हो गई है, और इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो गया है। अभी आपको पता चल रहा होगा कि जो दाल है वो कुक हो गई है, या तो फिर आप नाखून से या फिर थोड़ा सा हाथ से चेक करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि दाल जो है हमारी कुक हो गई है। अगर आप नाखून से उसको काटेंगे ना तो ये ईजिली टूट जाएगी, वो टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपकी जो दाल है वो रेडी हो गई है। तो चलिए अब जो हमने बेसन भून के रखा है वो भी डाल देते हैं इसमें। अब हमारी जो दाल है वो भी ऑलरेडी कुक है, और जो बेसन है उसको भी हमने भून कर इसमें यूज़ किया है। तो इन दोनों को ज़्यादा कुक करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आप इसको 30 से 40 मिनट इस तरीके से मिक्स करते रहिए और चलाते रहिए। तो जो क्या होगा ना, दोनों का जो फ्लेवर है आपस में ब्लेंड हो जाएगा और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। दोनों साथ में अगर अच्छे से एक बार गर्म हो जाते हैं ना, तो दोनों के जो फ्लेवर्स हैं आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, और फिर बाद में जो हम इसको जब खाएंगे ना तो लगेगा नहीं कि हमने इसमें बेसन डाला है, या दाल अलग का फ्लेवर अलग आ रहा है, या बेसन का फ्लेवर अलग आ रहा है। तो बस दोनों को अच्छे से साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर इसको हम गैस की फ्लेम से हटा देंगे। अभी मैंने इसको ठंडा नहीं किया है, बस गैस की फ्लेम से ही मैंने इसको हटाया है। अब इसमें मैं आधी चम्मच से ज़्यादा गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ, और आधा मैंने इसमें नींबू निचोड़ा है। आप चाहे तो इसकी जगह आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच। अब इसमें मैं पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच। अगर आप चाहे तो चीनी और नींबू दोनों को स्किप कर सकते हैं, लेकिन दोनों का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है इसमें, तो ज़रूर डालिएगा। अब आधी चम्मच से कम यहाँ पे मैं दोबारा हींग डाल रही हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि मसाला तो रेडी होगा, अब कच्चे में हींग डालने से क्या मतलब है, लेकिन इसको अगर आप अभी डालेंगे ना तो हींग का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए, जो दाने दाने दिख रहे हैं ना आपको चीनी के, वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे इसमें। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कम लग रहा है, या गरम मसाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, तीखा चटपटा कम लग रहा है, खट्टा नहीं लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा है, तब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये जो मसाला है गुनगुना ही है, ठंडा पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी मसाले की बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉल्स बनाकर हम रेडी कर लेंगे ना, तो मसाले में को हम जब कचौरी में स्टफ़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से बाइंड नहीं होता है। वैसे तो जब हम इसको स्टफ़ करेंगे ना मैदे में, तो इसको फोड़ कर ही स्टफ़ करेंगे, लेकिन मसाला जब ठंडा होता है ना तो बिखरना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से लड्डू बनाकर स्टफ़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और वो मैदे में चिपकता भी नहीं है, और कचौरी जो एकदम परफेक्ट बनती है। तो चलिए इस तरीके से मैं जो मसाला है उसकी सारी बॉल्स बनाकर पहले से रेडी कर लीजिए। अब मसाला रेडी हो गया है, बॉल उसकी बॉल्स भी बन गई हैं, तो हमारा जो मैदा है उसको चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार हाथ से नीट कर लेंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे इसको अभी जो चॉपिंग बोर्ड है मेरा उसी के ऊपर निकाला है। ज़्यादा डिशुम डिशुम नहीं करेंगे, बस उसको नीट करके छोटी छोटी उसकी बॉल्स पहले ही बनाकर रेडी करेंगे इस तरीके से। ये देखिए अभी जो बॉल्स है आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन हम जब कचौरी बना लेंगे ना तो इसको थोड़े से मैदे को लास्ट में काटना भी होता है। तो चलिए अब लोइयाँ रेडी हो गई है, तो अब हम इसकी कचौरियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा की एक लोई ले ली है, इसको हाथ से मैं इस तरीके से फैला रही हूँ। मैदा हमने सॉफ्ट ही लगा है तो ये ईजिली फैल जाता है। अभी जो मसाले की बॉल है वो इसके ऊपर रखेंगे, और धीरे धीरे इसको पीछे साइड इस तरीके से पुश करते हुए, इसको दबाते हुए थोड़ा सा हम ब्रेक कर देंगे, फोड़ देंगे। इसको फोड़ना ज़रूरी है, ज़रूर फोड़िएगा। फोड़ना क्यों ज़रूरी है मैं वो आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए पीछे पुश करके फोड़ कर इसको इस तरीके से सब जगह से लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, और धीरे धीरे जो डो है हमारा उसको पीछे की साइड लाते हुए हम इसका एक लोई काट लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी वगैरह बनाने के लिए उसका लोई काटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका लोई ज़रूर काटिएगा। अगर आप इस तरीके से उसका लोई नहीं काटेंगे, सब जो डो है उसको अच्छे तरीके से अगर आप चिपका देते हैं और आपको लग रहा है कि वो चिपक गया है, तो वो तेल में जाकर फट जाएगा। तो ये जो स्टेप मैंने बताई इसका ध्यान रखिएगा। उसकी जो लोई है उसको ज़रूर काटिएगा। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारे हाथ की हथेली है उससे आपको इस तरीके से दबा देना है और इसको फैला देना है। जो कचौरी वाला शेप है वो आपको दे देना है। कचौरी तो गोल ही बनेगी क्योंकि लोई तो ऑलरेडी गोल थी। बस हल्के हाथ से आपको इस तरीके से हथेली से दबाकर उसको फैला देना है, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देना है। ये देखिए जो हमारी कचौरी है वो रेडी हो गई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से रेडी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्यों बताया था कि आपको जो मसाला की गोली है उसको फोड़ना है। ये देखिए ये जो कचौरी है मैंने इसमें जो मसाले की गोली है, जो बॉल है, उसको फोड़ा नहीं था, ऐसे ही मैंने उसको दबा दिया था और जो बाहर वाली जो लेयर है वो पतली हो गई है। वैसे तो ये तेल में जाके फटेगी नहीं, लेकिन ये जो ऊपर वाली जो लेयर है वो पतली हो गई है। जो मसाले की बॉल है ना, ठंडा होने के बाद थोड़ी सी कड़क हो जाती है, मतलब मसाले की जो बॉल है सॉफ्ट नहीं रहती है। जब हम इसको प्रेस करते हैं इसके अंदर तो अच्छे से प्रेस नहीं होती, हमको ज़्यादा प्रेस करना होता है। फिर उससे क्या होता है ना, जो हमारी कचौरी की बाहर वाली जो लेयर है वो पतली हो जाती है। तो चलिए कचौरी अभी रेडी हो गई है। अब
इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। कढ़ाई, अब जो तेल है आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, गुनगुने तेल में या कम गर्म तेल में हमको कचौरी तलना है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक मैदे की लोई डाली है। अभी आपने देखा होगा कि जो लोई है एकदम से ऊपर नहीं आई है, मतलब जो तेल है वो ठंडा है, अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो यही टेम्परेचर आपको चाहिए कचौरी तलने के लिए, ज़्यादा गर्म तेल में बिल्कुल मत डालिएगा। तो चलिए जो हमारी कचौरी है वो डाल देते हैं इसमें। अब कचौरियों को बस गुनगुने तेल में आपको लो फ्लेम पर छोड़ देना है, जब तक कि आपकी जो कचौरी है ऑटोमेटिक ऊपर नहीं आ जाती या फिर हल्की हल्की फूलना स्टार्ट नहीं हो जाती है। बस लो फ्लेम पर इसको छोड़ दीजिए। और जब कचौरी आपकी हल्की सी फूलना स्टार्ट होगी, जिस अभी देख रहे होंगे जो साइड से ही फूली है, पूरी नहीं फूली है, तब आप क्या करिए, इस तरीके से हल्के हाथ से आपको इसको घुमाते रहिए और थोड़ा थोड़ा इसको दबाते रहिए। इस तरीके से आपको दबाते रहना है, जिस तरीके से हम पूड़ी को तलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। जब पूड़ी थोड़ी सी फूलती है हम इसको दबा देते हैं और हमारी जो पूड़ी है वो पूरी फूल जाती है। लेकिन पूड़ी फास्ट फूलती है, ये उतनी फास्ट नहीं फूलेगी कि आप इसको जैसे ही दबाएंगे पूरी फूल जाए, पूरी तरीके से पूड़ी की तरह फूल जाएगी, उतनी ये नहीं फूलेगी। बस आपको क्या करना है, हल्के हाथ से इसको इस तरीके से दबाते रहना है और गोल गोल सारी कचौरी को घुमाते रहना है इस तरीके से। अपने हलवाई वगैरह को भी देखा होगा, वो एक बार में सारी कचौरियाँ कढ़ाई में डाल देते हैं और जब कचौरियाँ हल्की सी ऊपर आना स्टार्ट होती है तब वो एक जो लोहे की जो लंबी वाली रॉड होती है उससे क्या करते हैं, कचौरियों को हल्का हल्का दबाते रहते हैं और घुमाते रहते हैं, जिससे उनकी जो कचौरियाँ पूरी तरीके से फूल जाती हैं। बस यही स्टेप आपको भी फॉलो करना है। बस इनको इस तरीके से दबाते रहिए और कचौरियाँ जब फूल जाएंगी तब आप क्या करिए कि इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं या फिर मीडियम कर सकते हैं और कचौरियों को अच्छा सा कलर आने तक आपको फ्राई कर लेना है। ये देखिए कचौरी पे बढ़िया तरीके से कलर आ गया और कचौरियाँ बढ़िया तरीके से फूली भी हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से आप अपनी सारी कचौरियों को डीप फ्राई कर लीजिए। ये देखिए कचौरियाँ कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रही है। तो चलिए गर्मा गर्म कचौरियों को सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे छोले के साथ या मटर की सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इनको आज चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कचौरी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, गरम गरम कचौरियों को खाने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म ही सर्व करते हैं। इसको इस तरीके से फोड़ देंगे और चटनी वगैरह इसके ऊपर लगाकर इसको एंजॉय करिए। चटनी की रेसिपी मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की है क्योंकि मैंने जब इससे पहले आलू बड़े की रेसिपी शेयर की थी, तो जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, उसके साथ मैं ऑलरेडी चटनी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करके जाना।